लखनऊ, नवाबों का शहर, तहजीब की धरती। यहाँ एक ऐसी जगह है जो आज भी बीते वैभव की गवाही देती है। नाम है दिलकुशा कोठी। इस भव्य कोठी का निर्माण नवाब सआदत अली खान ने 1797 से 1814 ईस्वी के शासनकाल में परंपरागत इंग्लिश बरोक शैली में लखौरी ईंटों से करवाया था। इस पर चूने के मसाले से पलस्तर तथा अलंकरण किया गया। नवाब के मित्र ब्रिटिश रेजिडेंट गोर आउजली ने इस कोठी का प्रारूप तैयार किया। इसकी डिजाइन में नॉर्थम्बरलैंड, इंग्लैंड में स्थित सीतन डेरावाल हॉल की छाप मिलती है। यह भवन अवध के नवाबों के लिए शिकारगाह के साथ साथ गर्मियों के लिए आरामगाह भी था। इस कोठी के कोने मीनारों से सुसज्जित थे, जिनमें घुमावदार सीढ़ियां निर्मित थीं। साथ ही मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए भव्य सीढ़ियां भी थीं। कालांतर में नवाब नासिरुद्दीन हैदर ने अपनी रुचि के अनुरूप इस महल में परिवर्तन किए। दिलकुशा कोठी के उत्तर पूर्वी दिशा में एक अन्य भव्य कोठी के भग्नावशेष हैं, जिसका मुख्य भाग बेहद चित्ताकर्षक है। अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में नवाब वाजिद अली शाह सन 1847 से 56 ईस्वी ने दिलकुशा कोठी के उत्तर पूर्वी भाग के इस भवन का निर्माण करवाकर अपनी पूरी सैन्य पलटनों के सैनिक अभ्यास हेतु मैदान को साफ करवाया था। हालांकि अंग्रेजों ने नवाब के इस कार्य पर आपत्ति प्रकट की और सैन्य अभ्यास को पूर्णतया बंद करने को कहा, लेकिन नवाब ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। यूरोपीय शैली में निर्मित इस भवन के निर्माण में भी लखौरी ईंटों एवं चूने के मसाले का उपयोग किया गया है तथा इससे चूने का मोटा पलस्तर किया गया है। भवन के प्रवेश द्वारों का अलंकरण बहुत ही आकर्षक है। (1857) के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इसकी प्रमुख भूमिका थी। ब्रिटिश फौजों ने इस कोठी पर कब्जा कर इसे बतौर मुख्यालय प्रयोग किया। ब्रिटिश मेजर जनरल हेनरी हैवलॉक ने गंभीर रूप से बीमार होने के बाद 24 नवंबर 1857 को अपनी अंतिम सांसें इसी कोठी में ली। दिलकुशा कोठी, जो कभी नवाब सआदत अली खान का सुंदर शिकार गृह था, विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए एक रणनीतिक मोर्चा बन गई। ब्रिटिश कमांडर सर कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ को दोबारा कब्जे में लेने की योजना यहीं से शुरू की, लेकिन इस शांत जगह पर गोलों की बरसात शुरू हो चुकी थी। जो दीवारें कभी संगीत की मधुर गूंज सुनती थीं, अब तोपों की गड़गड़ाहट से कांप उठी।
यह वही जगह है जहां काउंटी एंगेल्सी की काउंटेंस, लेडी आट्रम और कई अंग्रेजी परिवार विद्रोह के दौरान शरण लिए हुए थे। कई सैनिकों और उनके परिवारों की मृत्यु भी यही हुई। विद्रोह जब शांत हुआ तब ब्रिटिश सेनाओं ने दिलकुशा कोठी पर पुनः कब्जा किया, लेकिन तब तक यह इमारत आधी ध्वस्त हो चुकी थी। आज भी इन दीवारों पर गोलियों और तोप के गोलों के निशान मौजूद हैं। कालांतर में यह भवन प्रयोग में न रहने के कारण निर्जन और जर्जर हो गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस स्मारक परिसर को वर्ष 1920 से संरक्षित स्मारक के रूप में अपनाया गया और निरंतर इसका संरक्षण कार्य किया जा रहा है। यह स्मारक प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 तथा प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष संशोधन और विधिमान्यकरण 2010 द्वारा संशोधित अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। दिलकुशा परिसर में 2 समाधियां स्थित हैं। पहली समाधि 18वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट चार्ल्स कीथ डैशवुड की है, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल A.W. डैशवुड के तृतीय पुत्र थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के साथ हुए युद्ध में दिलकुशा कोठी में ही इनकी मृत्यु हुई। दूसरी समाधि चौथी पंजाब राइफल्स के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट W. पॉल की है। क्रांतिकारियों के साथ हुए युद्ध के दौरान ये सिकंदराबाद में मारे गए थे। वर्तमान की बात करें तो आज दिलकुशा कोठी को लखनऊ के लोग भूतिया घर के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों के अनुसार रात में यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ अन्य लोग बताते हैं कि सफेद कुर्ता पैजामा और पगड़ी में एक लंबा व्यक्ति नजर आता है, जो कि टॉर्च मारने पर गायब हो जाता है। खैर, इन सभी अफवाहों से अलग यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस कोठी को देखें तो यह कोठी वाकई में दिल को खुश कर देने वाली है। दिलकुशा कोठी की कहानी सिर्फ इमारत की नहीं है, बल्कि भारत के संघर्ष, नवाबी संस्कृति और औपनिवेशिक टकराव की दास्तां है। यह स्थान आज भी याद दिलाता है कि शाही वैभव और स्वतंत्रता की कीमत दोनों ही इतिहास की दीवारों पर दर्ज है। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।